नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगस्त 2023 महीने में चर्चा में रहे इतिहास तथा कला और संस्कृति के विषयों पर। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कौन कौन से विषय चर्चा में रहे थे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी हम लोग आज चर्चा जरूर करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि अरविंदो घोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि कितने सही हैं। आजकल यही पैटर्न चल रहा है, तो जो वर्तमान में पैटर्न है हम उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। पहले स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि उनका जन्म बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। दूसरे में कह रहे हैं कि वे भारत के गर्मपंथी आंदोलन से संबंधित थे। तीसरे में कह रहे हैं कि उन्हें अलीगढ़ षड्यंत्र कांड में गिरफ्तार किया गया था। 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स आ गई हम लोग के पास में। तो समझना जानना शुरू करते हैं अरविंदो घोष के बारे में, और सबसे पहले यह देखते हैं कि चर्चाओं में क्यों थे। हम लोगों ने जो न्यूज़ ली है यहाँ पर, हमारी न्यूज़ है अभी अगस्त 2023 महीने की। तो चर्चाओं में क्यों रहा था इनका मामला? दरअसल अगस्त 2023 महीने में इनकी 150वीं जयंती के लिए जो वर्ष भर चलने वाला एक पूरा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को लेकर के समापन का एक आयोजन किया गया था। तो इनकी 150वीं जयंती के लिए एक समापन कार्यक्रम पुडुचेरी में हुआ था। पुडुचेरी में कहाँ पे? पुडुचेरी में जगह है ओरीविले, वहाँ पर हुआ था। तो यहाँ हमें एक चीज़ पता लग रही है कि इनकी 150वीं जयंती जो थी वह पूरी हो चुकी है। इसी वजह से मामला चर्चाओं में आया था। अब मामला चर्चाओं में आया तो संभावना है कि प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इसमें बिल्कुल कोई दोहराए नहीं है। तो चर्चा हमें क्यों हो रही है, क्यों न्यूज़ में है, ये सब हम जान लिया। अब जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, क्योंकि इसी वजह से यह प्रश्न हम लोग को देखने को भी मिल रहा है। कुछ बातें जीवन की इनकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए, सबसे पहली और खास बात इनके जन्म की हम लोग कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ है भारत के स्वतंत्रता दिवस वाले दिन पे। भारत का स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त। हाँ, ईयर सेम मत लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि 1947 ही आपने मानना है, नहीं, स्वतंत्रता सेनानी है। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 15 अगस्त वर्ष 1872 में। ठीक है, 1872 में इनका जन्म हुआ था। अब 1872 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन स्थान पूछा गया है बांग्लादेश के ढाका में। तो देखिए, इनका जन्म का जो स्थान है दरअसल वो वर्तमान कलकत्ता है, ना कि बांग्लादेश का ढाका। तो इस वजह से हमारी जो पहली स्टेटमेंट है ये गलत हो जा रही है स्थान के मामले में। दूसरे में कह रहे हैं कि भारत के गर्मपंथी आंदोलन संबंधित है। दरअसल इनका जो जीवन था, इनका जीवन एक बंगाली कवि, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी का रहा है। इन्होंने अनेक क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की स्वतंत्रता के लिए या अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई के लिए जो भी ये प्रयास कर सकते थे, इन्होंने सब कुछ किया। अब इसी बीच हम लोग देखते हैं कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार भी है कि इन्होंने विदेशों में शिक्षा लेकर के भारत में कार्य किया। 1893 में ये भारत में आते हैं और उसके बाद में ये बड़ौदा रियासत के अंदर सेवा करने लगते हैं। लेकिन बाद में इनको होता है कि भाई मुझे राजनीति भी करनी है, स्थिति गंभीर है देश की, तो रुचि इनकी बढ़ रही थी। तो रुचि बढ़ते बढ़ते फिर क्या होता है, ये कांग्रेस से जुड़ जाते हैं और अनेक गतिविधियों में शामिल होने लग जाते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा कि गर्मपंथी आंदोलन के नेता थे, तो देखिए बिल्कुल ये बात ठीक है। यहाँ पर दरअसल ये इनकी जो प्रवृत्ति थी यह गर्मपंथी थी, यानी कि इनको चाहिए था कि जो करना है अभी करना है। देखो, गर्मपंथी और नरमपंथियों में यही अंतर था। नरमपंथी सोचेंगे ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं, पत्र व्यवहार कर लो, मिलजुल लो, हंस बोल लो, प्यार मोहब्बत से मामले निपटाओ। गर्मपंथी वाले थे बहुत ज़्यादा खराब। इनको था, इनका उग्र स्वभाव था, जो चाहिए अभी चाहिए, तत्काल चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए जो भी किया जा सकता है कर लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इसी वजह से गर्मपंथी आंदोलन संबंधित थे। इन्होंने 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना में भी मदद की थी। कई बार पूछ लेता है अनुशीलन समिति की जो स्थापना है कब हुई थी, तो याद रखिएगा कि 1902 में हुई थी। भूमिका रही है अरविंदो घोष की इसकी स्थापना में। 1905 में जिस समय बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, उसके बाद इन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति करना शुरू कर दिया था। और सक्रिय रूप से राजनीति इन्होंने इस प्रकार की थी कि 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद से शुरू की, और 1908 में अलीगढ़ षड्यंत्र केस के अंदर इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो इस प्रकार से तीसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पर हमें देख रहे हैं ये भी बिल्कुल ठीक है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें यहाँ चीज़ें देखने को क्या क्या मिल रही है कि पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा ठीक और तीसरा ठीक। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया कि कितने कथन सही हैं। तो कथनों में अगर हम देखें तो 2 सही हो रहे हैं, और 2 के हिसाब से हमारा जो उत्तर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। हालांकि अरविंदो घोष का साहित्यिक योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में भी। देखिए, इन्होंने वर्ष 1993-94 में इंदु प्रकाश में कई लेख लिखे। बाद में क्या होता है कि इनके जितने भी लेख थे उन सभी लेखों का संकलन करवाया जाता है और एक पुस्तक प्रकाशित की जाती है। इस पुस्तक को नाम दिया जाता है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड,
यानी कि मतलब कि पुरानी चीज़ों के लिए एक नया लैंप, ये नाम दे दिया गया था। और ये जो पूरे का पूरे इनके लेख थे इंदु प्रकाश के, इन्होंने खास तौर पे इसमें कांग्रेस को ही क्रिटिसाइज किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कांग्रेस के तो थे ही, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, फिर ये कांग्रेस को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बंट रही थी। हम लोग देख रहे थे, एक तरफ वो लोग थे जो स्वभाव से बिल्कुल शांत थे, दूसरी तरफ वो लोग थे जो स्वभाव से बहुत अधिक उग्र थे, ये भी उग्र थे। तो इस स्थिति में क्या था कि इन्होंने आलोचना की कि कांग्रेस क्यों नरम थी, नरम रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारी नुकसान देखने को मिले हैं, हानियां देखने को मिली है। तो जो कांग्रेस का नरम स्वभाव था, उसकी लगातार इन्होंने आलोचना की है इंदु प्रकाश में अपने लेखों के अंदर। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इन्होंने विपिन चंद्र पाल के द्वारा स्थापित किए गए वंदे मातरम समाचार पत्र में संपादक का कार्य भी किया है। इन्होंने 1909 में 2 साप्ताहिक पत्रिकाएं भी शुरू की थी। पहली का नाम है कर्मयोगी, दूसरी का नाम है धर्म। जो कर्मयोगी है इसको अंग्रेजी में यह प्रकाशित किया करते थे, वहीं धर्म को इन्होंने बंगाली में प्रकाशित किया था। और 1914 में इन्होंने एक दार्शनिक पत्रिका भी निकाली थी जिसको नाम दिया था आर्या। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, कई बार पूछ ली जाती हैं। पीसीएस परीक्षा में खास तौर से चीज़ें पूछी जाती हैं और यूपीएससी में पूछ लेगा, इसको लेकर के कोई ऐसा खास पैमाना नहीं है कि नहीं पूछेगा। तो ज़रूरी है कि चीज़ों को हम लोग पढ़ते जानते समझते हुए आगे इसी प्रकार से बढ़ते रहें। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारे 2 स्टेटमेंट सही थे, इस वजह से उत्तर हम लोग का बी है। हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारी जो अगली न्यूज़ है वह क्या थी और क्यों चर्चाओं में थी और उससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य ज़रूरी है कि हमें जानने हों। ठीक है, कुछ खास चीज़ें आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, वहीं पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ें आगे पढ़ा भी सकते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है, माय लारा पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक पंथ की बात यहाँ पर चल रही है। इस पंथ को मानने वाले मायलारा नामक एक लोक देवता की उपासना करते हैं। मायलारा को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इस पंथ को मानने वाले कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में निवास करते हैं। 3 अलग अलग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हम लोग की जो कहानी शुरू होगी वह इस प्रकार शुरू होगी कि ये अगस्त के महीने में चर्चा में क्यों रहा। दूसरी बात ये कि मायलारा पंथ जो है बहुत अधिक कॉमन तो नहीं है, जैसे कि अरविंदो घोष बहुत कॉमन है, हमें पता है, जर्नली तो पढ़ते ही हैं, पर मायलारा पंथ को हम लोग जर्नली नहीं पढ़ते हैं। तो फिर जानेंगे कि मायलारा पंथ क्या है और फिर उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के प्रश्न जो हैं हमारे पे स्टेटमेंट है, इनका हल ढूंढने का प्रयास भी हम लोग करेंगे। अभी स्थिति क्या हुई है, चर्चाओं में क्यों था यह पूरा मामला? तो देखिए, मामले का चर्चाओं में आने का सबसे बड़ा रीज़न यह था कि कर्नाटक के अंदर खुदाई चल रही थी। तो खुदाई वगैरह हुई, चीज़ें कुछ मिली, तो उसके बाद पता लगता है कि राज्य में मायलारा पंथ का अस्तित्व रहा है। इस वजह से मामला सारा न्यूज़ में आ गया और यहाँ पे चीज़ स्वीकार की गई कि ठीक है, कर्नाटक में अस्तित्व में रहा था मायलारा पंथ। इसके बहुत सारे अनुयायी थे जो इस पंथ से जुड़े हुए थे और इसके अकॉर्डिंग अपना जीवन बिताते थे। तो मामला इस प्रकार चर्चाओं में आ गया। पर मायलारा पंथ क्या है और किसकी चीज़ें क्या होती हैं, अब ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि इस पंथ के जो लोग हैं वह मायलारा नामक एक लोक देवता की उपासना करते हैं और मायलारा जो है यह भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। अब देखो, जिस प्रकार की यह लाइन है, ये लाइन हमें ऊपर के 2 प्रश्नों के यानी कि 2 स्टेटमेंट के जवाब दे रही है। पहला स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि भाई लोक देवता मायलारा की पूजा ये लोग करते हैं, उपासना करते हैं और मायलारा को भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। दोनों ही बातें ठीक हो गई। अब कह रहे हैं तीसरे स्टेटमेंट कि इसके पंथ को मानने वाले लोग कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो देखिए, कर्नाटक में भी मिलते हैं, महाराष्ट्र में भी मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में भी मिलते हैं और तमिलनाडु में भी मिलते हैं और यही सब हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। जब तीनों ही स्टेटमेंट सही हो गए तो हम लोग को सी विकल्प का जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ खास बातें आपको और यह पता होनी चाहिए कि जनरली अगर हम देखते हैं मायलारा को, यानी कि जो देवता हैं उनकी जो मूर्तियां हैं वह बैठी हुई अवस्था में, खड़ी अवस्था में और घोड़े के ऊपर अवस्था में देखने को मिलती है। अभी दिखाऊंगा घोड़े पे किस प्रकार से मिलती है। वहीं कुछ साथ में और चीज़ें जैसे कि त्रिशूल, डमरू, तलवार या कोई पात्र वगैरह, यह भी साथ साथ देखने को मिल जाता है जो इस पंथ के देवता हैं उनके पास में। चीज़ें क्लियर हैं? तो इस प्रकार मायलारा पंथ जनरली चर्चाओं में आ जाता है। चीज़ें क्लियर? अब देखो, मैंने आपको बताया था अभी कि भाई किस घोड़े वगैरह पर सवार देखने को मिलता है। देखो, कुछ इस प्रकार से चीज़ें ये रहती हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो मायलारा पंथ से जुड़ी कुछ खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए आपकी स्क्रीन पर है, बाकी फाइल आपको मिल जाएगी आराम से, ऐसी कोई परेशानी वाली बात है नहीं। हम लोग हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखो, जो हम लोग का अगला प्रश्न है उसमें बात की गई है सीताकली लोक कला की। कह रहे हैं कि उससे जुड़ी हुई 3 स्टेटमेंट है, आंसर दीजिए, बाद में बताना कितने कथन सही है। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि सीताकली लोक कला की उत्पत्ति बिहार के मधुबनी जिले में हुई थी। यह कला रामायण महाकाव्य से लिए गए कुछ प्रसंगों पर आधारित है। इसका प्रदर्शन बांस व ताड़ के पत्तों से बनी रंगमंच सामग्री और वाद्य यंत्रों से किया जाता है। 3 स्टेटमेंट हमारे पास में आ गया। सीताकली लोक कला हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी हो सकता है कि नहीं भी पढ़ा हो, दोनों ही चीज़ें हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन सबसे पहले समझते हैं चर्चाओं में क्यों रहा मामला। दरअसल अगस्त के महीने की जो स्थिति थी, अगस्त के महीने में केरल का एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, संगठन जो इस पूरे लोक कला को लिए चीज़ों को देखता था, उससे मामला आता है न्यूज़ में। तो केरल के अंदर एक जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है पेरिनाट सीताकली संघम, संघम संघ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके जो 20 सदस्य समूह था एक, उसको पहली बार एक मौका मिला था कि केरल से बाहर वह जाए और केरल से बाहर जाकर के वह सीताकली लोक कला का प्रदर्शन करे। हालांकि यह जो स्थिति है इस लोक कला की काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, प्राचीन है, लेकिन वर्तमान में यह लुप्त हो रही है। इन चीज़ों को आजकल अपना नहीं रहे लोग जल्दी, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ों को अपना रहे हैं। आजकल सभी तो ना अंग्रेजी गाने गा रहे हैं, ये भी हम लोग देख रहे हैं। तो जो हमारी पुरानी लोक कलाएं हैं वे लुप्त हो रही हैं। अब पहली बार अवसर मिला था कि भाई एक पेरिनाट सीताकली संगम है, छोटे क्षेत्र में है, वहाँ के सदस्य जो हैं वह बाहर जा रहे हैं और इस कला को दूसरे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इस वजह से मामला जो था वह चर्चाओं में आ गया था बहुत ज़्यादा। तो यह न्यूज़ थी। अब ज़रूरी है कि कुछ बातें हम लोग सीताकली लोक कला के बारे में भी कर लें कि मतलब उत्पत्ति कैसे हुई और इससे जुड़ी हुई क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, ये इसकी जो उत्पत्ति है यह मानी जाती है कि केरल के अंदर हुई थी और केरल में खासतौर पे कोल्लम जिले के पेरिनाड नामक स्थान पर हुई थी। पर हमारा जो प्रश्न है वह कह रहा है कि उत्पत्ति बिहार के मधुबनी जिले में हुई थी। क्या ये सही है? नहीं, पहली गलत हो गई, क्योंकि इसका संबंध दक्षिण भारत से है, केरल से है, और केरल के अंदर कोल्लम जिले में पेरिनाड नामक स्थान से मुख्य रूप से संबंधित है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इसका प्रदर्शन सबसे पहले लगभग 150 वर्ष पहले किया गया था, और लगभग 150 वर्ष पहले वेदार और पुलायार समुदाय के लोगों के द्वारा यह सब चीज़ें की जाती थी। ठीक, चीज़ें क्लियर है। अब इसमें प्रदर्शन किस प्रकार से होता है, किस चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं, ये आप लोग समझिए। तो उसमें जो प्रदर्शन होता है यह रामायण का महाकाव्य से ही होता है। रामायण की ही अलग अलग छोटे छोटे प्रसंगों को लेंगे, कहानियों को लेंगे, आपको मंच पर प्रस्तुत करके दिखाएंगे, लेकिन कुछ खास विशेषताओं के साथ जो आपको इसमें हमेशा देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे कि इसमें कोई भी पात्र हो, चाहे आप भगवान श्री राम को दिखाएं, माता सीता को दिखाएं, या फिर लक्ष्मण को दिखाएं, या फिर आप हनुमान जी को दिखाएं, अगर आप किसी को भी दिखाएंगे तो उन सभी को इसमें हरे रंग में दिखाया जाता है। पहले से ही ये अपनी बॉडी पे पेंट करके ग्रीन ही आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो बिल्कुल रामायण महाकाव्य के प्रसंगों पर आधारित है ये, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि एक ट्रेंड चला आ रहा था। ट्रेंड यह था कि ओणम के अवसर पर जनरली सीताकली लोक कला का प्रदर्शन किया जाता था। ये चल रही है कहानी। इसमें आपको सब देखने को मिलेगा, जब प्रदर्शन हो रहा होगा इसमें गीत भी दिखेंगे, कहानियाँ भी दिखेंगे, और लयबद्ध शारीरिक संरचनाएं, गतिविधियाँ, यह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इसमें कुछ खास यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो वाद्य यंत्र होते हैं या जितने भी यंत्र होते हैं, चाहे हम प्रॉप्स की बात करें या जो अन्य उपकरण हैं, गंजीरा या मणिकट्टा या चीरता या केमानी, इन सभी के लिए खास बात यह है कि यह बांस और ताड़ के पत्तों जैसी अलग अलग सामग्रियों से ही बने होते हैं, यानी कि प्राकृतिक होते हैं इसके उपकरण। ठीक है, तो बिल्कुल तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है कि भाई बांस और ताड़ के पत्तों से बनी रंगमंच सामग्री का प्रयोग हमने जनरली किया जाता है। पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, दूसरी और तीसरी सही है। तो इस हिसाब से हम लोग के प्रश्न का जो उत्तर है क्या होगा? एग्जैक्टली यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। इससे जुड़ा हुआ कुछ एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, जैसा कि आपको मैंने बताया था, हरे रंग में रंगे दिखते हैं हम लोग के यहाँ पे भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, बाकी सभी। तो उस प्रकार से चीज़ें इसमें देखने को आप फोटो में भी पाएंगे। चलिए, तो अभी आज की वीडियो में हमें इतनी ही बातें करनी थी। अगर आप लोग को सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। और हाँ, बाकी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे कुछ ऐसे ही विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।